सबसे पहले मैम आपसे चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन सभी को दे दीजिए। इंट्रोडक्शन तो ओके, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जी मैं बिल्कुल। एक बहुत छोटा सा शहर है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में, वहां जी। से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई बुलंदशहर में की और उसके बाद से दिल्ली में डेरा बसा लिया, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, मिरांडा हाउस से अपना कॉलेज किया, फिर उसके बाद एमसीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जी। पढ़ाई से तो मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह मैंने और बिजनेस एनालिस्ट की तरह 4 साल कॉर्पोरेट में काम किया है। नगेरो एक कंपनी है गुड़गांव में, उसमें। लेकिन उसके बाद में मेरा रुझान थोड़ा बचपन से ही सोशल सेक्टर की तरफ ज्यादा था, तो इसलिए फिर मैंने जॉब से ब्रेक लेके टीच फॉर इंडिया नामक एक संस्था है उसको ज्वाइन किया था, जिसमें 2 साल की फेलोशिप होती थी, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कूल, लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स में पूरे समय एक सेट ऑफ बच्चों के साथ उनको पढ़ाते थे। उनके पेरेंट्स के लिए कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते थे, जिसमें हम उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, उनको अलग अलग तरह की जानकारियां प्रदान करते थे, और क्या जरूरत है शिक्षा की उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, इन सभी विषयों पर चर्चा रहती थी और बच्चों को फुल टाइम पढ़ाते थे। तो उस 2 साल की फेलोशिप के बाद मेरा खुद का बेटा हुआ 2014 में, जी। जिसके बाद मैंने थोड़ा समय ब्रेक लिया और फिर अलग अलग संस्थाओं के साथ इसी तरह का कार्य एजुकेशन के क्षेत्र में किया। थोड़ा माइंडफुलनेस के ऊपर भी काम किया, माइंडफुलनेस की वर्कशॉप्स वगैरह की। ये श्री श्री रविशंकर के कोर्सेज किए। उसके अलावा थिक नाथन एक है, माइंडफुलनेस के गुरु हैं, जिनकी काफी वर्कशॉप्स चलती हैं। तो वो वर्कशॉप्स की, तो मेरे योगा और माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी मेरे साथ में लगातार चलते हैं। और मैंने अभी हाल में जाके फिर योग में डिप्लोमा भी किया, अभी भारतीय विद्या भवन से। अरे वाह। इसके साथ किताबें और कहानियां शुरू हुई, जो बचपन से शौक था, लेकिन अपने लिए लिखती थी, फिर अपने बेटे के लिए लिखना शुरू किया। तो जब 2020 में कोरोना आया, तब उन कहानियों ने थोड़ा और नया रूप लिया और पॉडकास्ट और किताबों के रूप में आई। तो ये है मेरा छोटा सा जी, जी। इंट्रोडक्शन। पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो आपने राइटिंग स्टार्ट की है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है बेसिक सा। जी। तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि बचपन से लिखती थी, अपनी एक डायरी बना रखी थी, उस डायरी में बहुत सारी चीजें लिखती रहती थी, करती रहती थी। लेकिन फिर जब जैसे कॉलेज वगैरह में और जॉब में वो सब चीजें थोड़ी छूट गई थी, तो जब बेटा हुआ, 3-4 साल का हुआ, तो उसको कहानियां सुनानी शुरू की। हुँ। लेकिन जब कोरोना का दौर आया, तब ये था कि वो कहानियां, मुझे लगा कि ज्यादा जरूरी हो गई हैं, क्योंकि बच्चा फोन पे बहुत ज्यादा जाने लगा था, टाइम हुँ। पूरे दिन घर के अंदर ही बिल्कुल, बिल्कुल। रहना था। तो बिल्कुल। उसे यूट्यूब और फोन से हटाने के लिए मैंने उन कहानियों को पॉडकास्ट का रूप दिया, यूट्यूब वीडियो की जगह, ताकि सिर्फ सुनने का मतलब लिसनिंग कैपेसिटी जो रहती है बच्चों की, वो उस पर ही गौर करे, देखे ना। जी। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के जो बच्चे हैं, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर एज के ही थे सब लोग, तो उनके लिए भी वो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो उस तरह से उसने पॉडकास्ट का रूप ले लिया था कहानियों ने। तो बच्चों को हुँ। पसंद आ रही थी, तो मुझे लगा कि इनको किताबों के रूप में भी आना चाहिए, ताकि वो और बच्चों तक भी पहुंच पाए और ज़्यादा से बच्चे ज़्यादा पढ़ें। अच्छी बच्चे। जी। तो फिर उसके बाद शुरू में छोटी कहानियों का संग्रह है, मेरी 2 शुरू की जो किताबें हैं। तो ये छोटी छोटी कहानियां उस संग्रह के रूप में आई। और फिर मुझे मिथिलेश जी मिले, जब मैंने उनको गोल्डन 5 भेजी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बड़े रूप में आनी चाहिए। तो धन्यवाद फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन का और मिथिलेश जी का, कि उन्होंने उन्होंने ये विजन रखा कि अच्छा, ये एक सीरीज के रूप में भी हो सकता है, ये एक बड़ा रूप ले सकता है, और उस तरह से गोल्डन 5 के कारनामे बनी। जैसे कि मेरे पास ये दोनों टाइटल्स आपके अवेलेबल भी है। मैंने ये पर्सनली लेके आया था। ये गोल्डन 5 1 और गोल्डन 5 2। तो इनकी मतलब जो ये गोल्डन 5 है मैम, इसका आपको आइडिया कैसे आया? गोल्डन 5 के कारनामे? जी। एक गोल्डन 5 अपने आप हो आया, मतलब एज एन ऐसा कुछ वो नहीं था दिमाग में कॉन्शियस थॉट कि हाँ नहीं, ये ऐसा ही लिखना है या इसी तरह का लिखना है, कुछ ऐसा विचार नहीं था मन में।
तो जो कहानियां चल रही थी उनमें ही गोल्डन 5 अपने आप आ गया कि अच्छा ये बच्चे हैं तो इस तरह से इनको कुछ मिला, तो फिर वो एक जिज्ञासु जो मन है वो जागृत हो गया और उस तरह से वो केस बनता चला गया अपने आप। तो एक एक ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखा था कि नहीं बस ऐसा ही लिखना है मुझे तो, या सीरीज बनानी है तो सीरीज बनाने का कोई मेरे दिमाग में शुरू में नहीं था ऐसा कुछ अंदाजा कि ये इस तरह का रूप लेगा। पर बच्चों के नाम जो है वो जैसे विवान मेरा बेटा है, जी तो जब जी जी। कहानियों में बच्चों अपने नाम सुनते हैं वो थोड़ा और कनेक्ट कर पाते हैं, उन्हें थोड़ा और इंटरेस्ट आता है। तो फिर जो पांचों बच्चे हैं वो मेरे दोस्तों के बच्चे हैं और उनके अच्छा नाम अच्छा, मतलब यही है, जी रियल जी नाम यही है, तो फिर वो उनको वो थोड़ा और वो जुड़ रहे थे कहानियों के साथ, उनको मजा आ रहा था, तो इस तरह से वो जी। पांच बच्चे, पांच गोल्डन 5 बन गए टीम। और फिर जी उस जी कहानी को आगे जी बढ़ी, तो वो एक बहुत अपने आप ही एक दिलचस्प संगठन सा बन गया जब वो दोस्तों के पेरेंट्स भी उनके उनके साथ इंटरेक्शन करने में, और किस तरह से वो टीम और सब उनके छोटे छोटे जो पिक्यूलरिटी मतलब बिहेवियर हमारा जी। जो होता है, नेचर होता है बच्चों का, वो मैंने छोटे छोटे उनके लिए उसमें, तो वो अपने आप ही उसने गोल्डन 5 का रूप ले लिया। फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से आप कैसे जुड़े? उनसे किस तरीके से बात हुई, किस तरीके से सारी प्रोसेस आगे की हुई, उसके बारे तो में थोड़ा जानना चाहूंगा। फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन मैं मेरे दिमाग में ये था कि अब मुझे ये कहानियां भेजनी है, लिख मतलब एक तरह से अब और प्रकाशन देखने की कौन जिनका विजन भी मेरे साथ मैच करे। तो एक दिन बाय चांस मुझे इंस्टाग्राम पर फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन का वो बैनर का वो दिखा कि भाई वो बाल विधा में नया काम कर रहे हैं, और उसको जी देखते ही समाव वो एक बिल्कुल सही कॉर्ड हिट किया कि अच्छा यही तो मैं भी चाहती हूँ, कि जी ऐसा ही तो विजन मेरा भी है कि हाँ बच्चों तक किताबें और पहुंचे, या बाल विधा में जो मिसिंग है, ये बहुत ज्यादा मिसिंग है, ये वाला जो एज है कि भाई 4-5 साल का बच्चा हो गया है, तो हिंदी में अगर हम उसको कुछ पढ़ाना चाहते हैं नया, तो क्या है हमारे पास पढ़ाने के लिए? अगर मैं पुराना साहित्य छोड़ दूं, मैं प्रेमचंद जी का या फिर वो, क्योंकि हम तो बचपन में और कुछ हिंदी में नया नहीं मिलता था बच्चों को पढ़ने के लिए, चंपक नंदन और इस तरह की कहानियां थी। पर अगर मैं एक उपन्यास के रूप में देखूं तो शायद मैं नहीं याद कर पाती हूँ कि मैंने क्या बचपन में ऐसे बाल विधा का कोई मतलब कि जी स्पेसिफिक हाँ ये बच्चों के लिए ऐसा कुछ पढ़ा हो। तो ये बहुत मिसिंग था मेरे बच्चे के लिए भी। और इनका विजन और मेरा विजन जब मैंने बैनर देखा तो मुझे बहुत मैच करता हुआ लगा, तो मैंने कहानी मेल की। जी। और थोड़े ही दिन बाद मेरे ख्याल से मिथिलेश सर का फोन मेरे पास आ गया था कि आप इसको पहले बड़ा करके लिखिए और फिर उसके बाद आगे इस पे चर्चा करते हैं। तो बस वो कनेक्टिंग पॉइंट था, और उसके बाद तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं साथ में, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ बात करके और उसको बिल्कुल उस दिशा में आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल। मैम, गोल्डन 5 के बारे में थोड़ा और आप कुछ बताना चाहेंगे तो बिल्कुल सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप मतलब स्टोरी के आसपास में थोड़ा बता सकते हैं, उसके आसपास में बिल्कुल। बिल्कुल तो गोल्डन 5 जो है वो तो जैसे आपने भी बताया और टाइटल से भी समझ में आता है कि 5 बच्चों के कारनामे हैं, या वो किस तरह से 5 बच्चे मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, रहस्य को रोमांचक तरीके से सुलझा रहे हैं। पर उसके अलावा जो है इसमें हमारे देश का इतिहास भी कहीं ना कहीं मैंने हर जगह पर जोड़ा है। तो जो जी हमारे केसेस हैं वो काफी हद तक एक बहुत मतलब रियल उस पे बेस्ड है। जैसे जो हमारा पहली कहानी है जयगढ़, जो किला है हमारा जयपुर, उस पे बेस्ड है, तो वहां पे हमेशा से ही एक अफवाह रही है कि खजाना है, जी खजाना है। इंदिरा जी जी गांधी जी ने भी उसको खजाने बिल्कुल को बिल्कुल। खोजने की कोशिश की है, तो वो एक बहुत फैसिनेटिंग सी चीज मुझे लगी कि यार ऐसा कैसे कि अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है और लोगों के दिमाग में है कि अच्छा वहां पे खजाना था, और राजा ने कितना खजाना वहां पे छुपा के रखा था। जी तो इस तरह से तो जब उसको मैंने कहानी का एक रूप दिया तो भी मैंने कोशिश करी कि उसके अंदर जयगढ़ का जो किला है उसकी क्या संरचना है, उसका इतिहास क्या है, कैसे राजा वहां पर पहुंचे, या किस तरह से वहां पर ये खजाने की अफवाह बनी। तो बिल्कुल उसको भी मैंने कहानी में जोड़ने की कोशिश की है कि बच्चे जब पढ़े तो उनको वो जो एक एक रोमांचक जो फीलिंग है वो आए साथ में जी कहानी पढ़ते हुए।
तो जी इस जी तरह से ही जब हम दूसरी किताब की अगर बात करें तो दूसरी किताब में एक कहानी है पुराने किले का भूत। जी। तो उसमें भी जो हमारे प्रगति मैदान के बराबर में है पुराना किला, तो वो अच्छा वहां पे अच्छा। आधारित है जी जी कि जी। तो बच्चे वहां पे घूमने जाते हैं, वहां पे देखते हैं और वहां पे किस तरह से पुराना किला में क्या क्या है, वहां की संरचना क्या है, कहाँ से किस युग से वो जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो दोनों किताबों में, चारों कहानियों में महाभारत की कई सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से मैंने छोटी 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 निटिग्रिटीज इसमें रखी हैं किताब में, ताकि बच्चे अलग अलग जो हमारे इतिहास के एस्पेक्ट्स हैं उनके प्रति भी उनका आकर्षण बढ़े कि अच्छा क्या हुआ था, अच्छा ऐसा भी था हमारे उसमें। तो इसमें एक जगह पर है जहाँ पे वो लोग कुछ जिक्र करते हैं महाभारत का कि बब्रू वाहन एक राजा हुआ करता था, तो ऐसा मानना है कि रात में भी उनके यहाँ पर दियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इस तरह के लैंप्स लगे हुए थे कि जो रात को जगमगाते थे। तो वो किस तरह अच्छा। के पत्थर थे, तो वो जी चमकता पत्थर का रहस्य के समय पर बच्चे जी जी उसके जी। बारे में जिक्र करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं खुद लिख रही हूँ, लेकिन मैं खुद ही जब एज ए रीडर, एज ए पाठक उसको पढ़ती हूँ, तो मुझे ही खुद इतना वो दिलचस्प लगता है ना ये सारी जी चीजें, जब मैं उसको आज के उससे जोड़ती हूँ कि हमने क्या क्या, इतनी बड़ी हमारे देश में जो संपदा थी ज्ञान की, वो कैसे छूट गई हमारे हाथ से। जी तो जी, मन बिल्कुल करता है उसको वापस से पकड़ के ले आए। तो इस तरह की बिल्कुल। बातें भी मैंने कहानियों में साथ में जोड़ी हैं, जी जी और ताकि बच्चों को भी जो जो रोमांच मुझे आता है, तो मैं जी, चाहती वो हूँ बच्चों बच्चे भी को। कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करें और हिस्ट्री को एक बोरिंग सब्जेक्ट समझ के दूर ना छोड़ें, इतिहास को जोड़ें, अपने से जोड़ें कि हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, क्या बिल्कुल है जड़ें हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसमें एक और मुझे ये दिलचस्प लगता है। जी ओके, इसके अंदर आपने दो एडवेंचर डाले हुए हैं। पहला जी। है खजाने का रहस्य, दूसरा है चमकते पत्थर का रहस्य। हाँ जी जी। जी जी जी। और सबसे अच्छी बात मुझे फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन की ये लगती है कि जो चाइल्ड नॉवेल्स होते हैं इसको इन्होंने बोरिंग, मतलब जो एक नॉर्मल बेसिक नॉवेल्स होते हैं वो सिर्फ लिखा हुआ होता है, उसमें कुछ भी इंटरेक्टिव सा होता नहीं है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर जो मतलब ये इलस्ट्रेशन डाले हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें इलस्ट्रेशन डाले हुए हैं, जो कि इसको और भी क्या कहते हैं उसे इंटरेक्टिव बनाता है, अपनी तरफ खींचता है बच्चों को, ऐसा मतलब मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन पहली किताब में तो दीपक जी ने बनाया और बहुत ही जी खूबसूरत, मतलब जिस तरह का मैंने अपने दिमाग में लेके चली थी कि अच्छा विवान ऐसा दिखता है, और मैंने उनको एक एक पैराग्राफ में बच्चों का डिस्क्रिप्शन दिया था कि अच्छा ये इस तरह से होना चाहिए, ये उम्र है, इस तरह के कपड़े पहनता है। तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बिल्कुल मेरा दिमाग पढ़ के एज इट इज उसको कागज पर उतार दिया है। तो बहुत ही सुंदर बन सबके पात्र बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने थे, तो बिल्कुल जीवन, जीवन जीवन परफेक्ट कह तरीके सकते से वो पिक्चर में आते हैं। हैं। अभी जो सेकंड पार्ट है गोल्डन फाइव के कारनामे, पार्ट टू, तो इसमें दो एडवेंचरस हमें देखने को मिलेंगे, रहस्यमय किताब और पुराने किले का भूत। मैम इसके बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहें तो बिल्कुल दीजिएगा। तो रहस्यमय किताब में भी यही है, हम लोग इस बार अ, सिनौली की यात्रा करते हैं। सिनौली एक छोटी सी जगह जी है यहाँ बागपत के पास, यूपी में ही, जी जहाँ पर जी। काफी समय तक खुदाई हुई थी। हाँ हाँ। और जी खुदाई में काफी सामान निकला था। तो वहां पर एएसआई ने, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उन्होंने काफी दिनों तक उसको, उन खेतों को एज साइट बना के रखा था, बंद रखे थे, और वहां पे काफी खुदाई में सामान निकला था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये भी कि, और मैं खुद उस साइट पे होकर आई थी, मैंने देखा था। तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है इस तरह के जगह पे जाके, और फिर उसके ऊपर हमारा जब एडवेंचर बेस्ड होता है तो हम एक अलग पर्सपेक्टिव रख पाते हैं कि अच्छा इस तरह से गोल्डन फाइव टीम वहां पे गई थी। और वहां पर तो ये जो पूरा आधार है, ये एक रियल उस पे बेस करके मैंने उसके ऊपर एक घटना रखी कि अच्छा वहां पे एक रहस्यमय किताब भी निकली, और फिर किस तरह से बच्चों ने उस किताब का सारी रहस्य सुलझाया कि चीजें आखिर उस किताब में है क्या। है। जी क्योंकि वो रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे थे, तो किस तरह के
नजरिए से बच्चों ने केस को देखा, किस तरह से उन्होंने पूछताछ की और किस तरह से वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने पता लगाया कि उस 5,000 साल पुरानी किताब का क्या रहस्य था और वो किस तरह से अब हमारे देश के ज्ञान की संपदा में वापस जुड़ रही है जो हमने खो दी थी। तो मैम, मैं जो सेकंड पार्ट है इसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ के सभी को बताना चाहूंगा। इसमें दो कहानियां हैं, जैसा कि मैम ने अभी कुछ देर पहले ही बताया, रहस्यमय किताब, तो इसके बारे में पढ़ना चाहूंगा। हमारे इतिहास के नन्हे खोजियों के लिए कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए जब सिनौली की खुदाई में एक ऐसी किताब निकली जिसके बारे में बड़े बड़े इतिहासकार भी पता नहीं लगा पाए, जैसा कि मैम ऑलरेडी बता चुकी है, तब गोल्डन फाइव ने ये चुनौती अपने ऊपर ले ली। ऐसी जगह जहां वैदिक काल से जुड़े अवशेष मिले, वहां से निकली हजारों वर्ष पुरानी किताब का रहस्य क्या गोल्डन फाइव टीम सुलझा पाएगी? क्या रहस्य छुपा हुआ है इस किताब में? क्या नाता है उस किताब का युद्ध क्षेत्र से? तो अब ये तो हमें जब किताब पढ़ेंगे तभी पता चल पाएगा, ये सारे रहस्यों से तभी पर्दा उठ पाएगा। अभी जो अगला एडवेंचर है उसके बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं सभी को। पुराने किले का भूत। बर्थडे पार्टी में गए कर्नव का साक्षात्कार अपने नए केस से हो गया। जब पुराने किले के एक हिस्से के नीचे उसके दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी की भी समझ से परे था। अपने डर पर काबू पाकर कर्नव ने अपनी गोल्डन फाइव टीम के साथ पुराने किले का चप्पा चप्पा छान मारा। एएसआई की ऑफिसर पूनम शर्मा ने यहां भी उनका साथ दिया। क्या सही में वहां भूतों का डेरा था या इंसानों की साजिश? क्या गोल्डन फाइव टीम उन विचित्र आवाजों तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए पढ़ना होगा गोल्डन फाइव के कारनामे पार्ट 2। और इंफॉर्मेशन करना चाहेंगे, जैसे कि गोल्डन फाइव किताब है, इसमें क्या ये इसके आगे भी जाएगी सीरीज? इसमें और भी एडवेंचर लाने वाले हैं आप? बिल्कुल, तो इसके तीसरे भाग पे मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ और उसकी पहली अच्छा। कहानी लगभग पूरी भी हो चुकी है और जी उम्मीद यही है कि गोल्डन फाइव टीम आगे और भी बहुत सारे रहस्य सुलझाएगी जी और सीरीज के रूप में एक बच्चों के पास अब हिंदी में एक मिस्ट्री एडवेंचर सीरीज के रूप में ये जी उभर के आएगी। जी जी, बिल्कुल 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 सही बात कही मैम आपने। तो इसके टोटल 3 पार्ट कहलाएंगे या फिर इसके आगे मतलब और भी पार्ट्स बनाने का आपका प्लान है कुछ? अभी तो प्लान यही है कि और आगे भी ये चलता जाएगा, तो जी ठीक है। अभी उम्मीद करते हैं कि तीसरा भाग भी इस साल तक पूरा होके आ जाए और फिर आगे भी हम गोल्डन फाइव को और लेके चलेंगे। और जी कॉमिक्स भी है जी इसके जी जी। पहले पार्ट पे, तो देखते हैं कि कॉमिक्स भी अगले अगले भाग पे किस तरह से और आती है। मैं वही वही अगला सवाल मेरा वही था कि जैसा कि मैंने इस बार ये भी देखा कि गोल्डन फाइव जो है उसको कॉमिक्स के रूप में भी लॉन्च किया गया है फ्लाई टीम्स द्वारा। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है मैम कि जैसे कभी कभी ये होता है कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो कभी कभी मैम ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नॉवेल के रूप में बुक को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने ये बहुत ही अच्छी पहल निकाली है कि जो भी नॉवेल्स बच्चों के लिए आते हैं उन्हें कॉमिक्स के भी रूप में लाया जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चे और उत्साह से उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो मैंने देखा है खुद ही कि जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं या जो पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि भाई अभी इंग्लिश में ही पढ़ता है बच्चा, हिंदी में नहीं पढ़ता, या फिर कि अभी तो पढ़ना बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, तो मैंने देखा कि इस बार काफी बच्चों ने कॉमिक्स या पेरेंट्स उनके लिए लेके गए या बच्चों ने कॉमिक्स उठाई है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये शुरुआत करने का उनके लिए, क्योंकि इतने सारे चित्रों के साथ और एक कहानी उनके लिए पढ़नी बहुत आसान हो जाती है और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मजा आता है बच्चों को जब मैं पढ़ते देखती हूँ। और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी वो हुआ मेरे साथ वाकया, जब मैं अभी झांसी में बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल था तो वहां पे शरीक हुए थे हम सब, और शाम को जब मैं ट्रेन लिया वापसी के लिए झांसी से दिल्ली का, तो मेरे सामने एक बच्चा बैठा था जो लगभग 10 साल का था। तो जी पहले वो एक इंग्लिश कॉमिक्स में से ड्राइंग बना रहा था ट्रेन में बैठ के, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि अच्छा चलो ठीक है ये कुछ प्रोडक्टिव काम में लगा हुआ है। तो फिर उसने थोड़ी देर में वो जब उसकी ड्राइंग हो गई उसने बुक बंद की और उसने फोन की डिमांड की, तो एज यूजुअल मम्मी पापा थोड़ा टालने लगे कि अभी नहीं अभी नहीं। बिल्कुल तो मैंने बच्चे से पूछा भाई कितने साल के हो, अच्छा हिंदी में कॉमिक्स पढ़ना चाहोगे, तो सबसे पहला रिप्लाई था जी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हिंदी में होता ही नहीं पढ़ता, मैं इंग्लिश में है। पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लो, जी अगर अच्छी लगे तो मेरा ये कहना था, पर हाँ उसके पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हो गए थे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और
फिर मैंने उनको ये गोल्डन 5 की कॉमिक्स दी, क्योंकि उस समय मेरे पास थी, वापस आ रहे थे जी, जी, झांसी से, तो मेरे बैग में एक रखी हाँ, थी। और उसकी मम्मी ने तभी की तभी वो 15-20 मिनट में पूरी कॉमिक्स पढ़ ली, और उनका एक्साइटमेंट लेवल ने मेरा पूरा दिन बना दिया, क्योंकि मुझे जी, इतनी खुशी हुई कि ये देखे कि वो अपने बच्चे को एक कॉमिक्स देने के लिए, और वो खुद जो उन्होंने बातें की, वो समहाउ मेरे भी विजन से बहुत मैच कर रही थी कि हाँ भाई, हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, हिंदी में भी पढ़े, बिल्कुल, इंग्लिश में पढ़ता है। वो मुंबई में रहते थे, पर जी, फैमिली दिल्ली की थी, तो उनको था कि हाँ भाई, हिंदी में भी इस तरह का वो बच्चा पढ़ना शुरू करे। तो उन्होंने पढ़ी और उनको बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने अपने बेटे को भी दी कि अच्छा ठीक है, पहले 5 पेज अभी पढ़ लो, 5 पेज थोड़ी देर जी, पढ़ लेना। तो उसने 5 पेज बिल्कुल, पढ़े भी, तो जाते हुए भी वो कह के गया, नहीं आंटी अच्छी है, थैंक यू। जी, और जी, तो एक लेखक के तौर पे और एक माँ के तौर पे ना, मेरा सबसे पहला जो थॉट रहता है, जो सबसे पहला मन रहता है कि बच्चों को पसंद आए, बच्चों को जी, अच्छा लगे इसे पढ़ के, उनका दिमाग इस दिशा में भी जाए, रेदर देन जस्ट जी, फोन और यूट्यूब से वो थोड़ा हटके कुछ सोचें, कुछ बिल्कुल, नई जानकारी उनको मिले। तो पहला जो फोकस था मेरा, वो यही था, और इसीलिए इन किताबों ने भी जन्म लिया। तो कॉमिक्स एक जरिया है कि हाँ, वो थोड़ा बांध सकते हैं। जैसे हमने भी बचपन में चाचा चौधरी, पिंकी बिल्लू से बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, शुरुआत की है, फिर चंपक बिल्कुल, नंदन की कहानियां, उसके बाद नॉवेल्स और ये जी, सब चीजें। तो ये फ्लाई ड्रीम्स ने जिस तरह कॉमिक्स निकाली, क्योंकि ये भी मिथिलेश सर का ही आइडिया था। जी, जी, थैंक यू और धन्यवाद उनको बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, क्योंकि ये मेरा ये भी नहीं था कि भाई, मेरे को नहीं था कि कॉमिक्स इस तरह से गोल्डन 5 पे बन सकती है। पर जब बनने के बाद मेरे हाथ में कॉमिक्स आई है ना, तो मुझे ही इतनी खुशी हुई इसको देख के। इतनी सुंदर कवर इसका है जी, कि देखते ही आकर्षक लगता है और उठा के पढ़ने का मन कर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, तो जी, कल्पना अ, शक्ति के लिए ही ये सब हैं, और उसके अलावा एक बहुत मनोरंजन का जरिया भी हो सकते हैं। पर हाँ, बच्चों के लिए जरूरत है कि वो उठाएं, और एक पेरेंट्स की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन सब में कि किस तरह से हम बच्चों तक इनको पहुंचा पाएं। क्योंकि जैसे शुरुआत में अगर बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर हम उनको शुरू में थोड़ा सा पढ़ के सुनाएं, रात के समय में जी, सोते हुए या कभी भी बीच में, तो उनका हो सकता है इंटरेस्ट और बढ़े। जी, तो बिल्कुल, हमारी भी बिल्कुल माँ सही बाप बात। के तौर पे ये जिम्मेदारी है कि हम कैसे ये एक पुल बनाए उनका और किताबों के बीच का। जी, इसके जी, अलावा इन किताबों से, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, बच्चों की अभिव्यक्ति की शक्ति भी काफी बढ़ती है। कि जी, जब बच्चे, आजकल मैंने देखा है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जी, जी, अब बिल्कुल, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो नहीं बता पाता मेरे पेट में दर्द है, जब तक उसको वो शब्द नहीं पता हो कि अच्छा इसको दर्द कहते हैं। तो जी, ये जी, जी, दर्द बिल्कुल, बिल्कुल कैसे सही, पता चलेगा? बिल्कुल, तो जब हम छोटे थे, किताबें पढ़ते थे या फिर इतने तरह की कहानियां पढ़ते थे, तो हमें पता होता था कि हम किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो किताबें एक जरिया है बच्चों को ये सिखाने के लिए भी कि हम किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते जी, हैं। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल, किताबों बहुत से अच्छी वो बात ये है। भाषा उन तक पहुंचाने का भी एक जरिया रहता है। जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके लिए मुझे लगता है कि बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए। और जरूरी नहीं, जी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाएं हैं, किसी एक भाषा में तो वो अपनी अभिव्यक्ति बढ़ाए, फिर दूसरी भाषा भी इनके पास पहुंच जी, सकती है। बिल्कुल, 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 बहुत ही अच्छी बात कही मैं। और कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में एक बात आई थी, मैंने अक्सर देखा हुआ था कि जहां भी हम देखते हैं हमेशा इंग्लिश बुक्स ही दिखती है, चाहे वो अगर सेल्फ हेल्प हो, बिजनेस बुक्स हो, हिंदी में उनके कम ही अनुवाद होते हैं, और ठीक है अगर हिंदी में हम्म। अनुवाद होते भी, लेकिन उनमें बच्चों की किताबें भी अगर मैंने देखी तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही ज्यादातर अभी अवेलेबल हो रही थी। लेकिन फिर एकदम से जो है फ्राई ड्रीम्स आया मेरी नजरों के सामने, और उसमें मैंने देखा बिल्कुल। कि इतनी सारी बुक्स हिंदी में निकालते हैं, और इनके जो जॉनर्स है, जो अलग अलग कैटेगरीज है, वो भी इतनी यूनिक है, जो कि टाइटल्स हमें बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते थे। जैसे कि बिल्कुल। हॉरर हो गया, साइंस फिक्शन हम्म। में बुक्स आ रही है, वो भी हिंदी में। उसके बाद में कंटेम्प्रेरी रोमांस तो ठीक है, सभी जगह दिखती है, हर जगह मिल जाती है, हिंदी में भी, कभी कभी इंग्लिश में भी। लेकिन उसमें हिंदी में इन्होंने इतनी वास्ट कैटेगरीज निकाली, इतने हटके, मतलब जो कैटेगरीज निकाली है, जैसे कि इनका टैगलाइन है किताबें जरा हटके, तो ये लोग उसको बिल्कुल पूरे तरीके से अपना फोकस के साथ में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे फ्राइडे पब्लिकेशन। बिल्कुल।
बिल्कुल, ये तो है ही चीज, क्योंकि अभी देखा जाए तो किताबों के जो स्टोर्स हैं वो काफी कम हो गए हैं, और जो हैं भी उनमें भी आपको ज्यादातर इंग्लिश टाइटल्स ही मिलेंगे या फिर इंग्लिश से ट्रांसलेटेड हिंदी की किताबें मिलेंगी। तो ये एक बहुत दुख होता है मुझे देखकर कभी कभी कि अगर कोई ट्रांसलेटेड काम आप उठा के पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो जो ओरिजिनल काम इतना अच्छा हो रहा है हिंदी में, आप उसको क्यों मौका नहीं दे रहे हैं। और समाव अभी तक भी हमारे जो हिंदी के जो टाइटल्स है, प्रकाशन है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर मैं एक बड़े क्रॉसवर्ड स्टोर या इस तरह के बड़े स्टोर्स के बारे में बात करूं तो वहां तक भी पहुंच नहीं बन पा रही, क्योंकि इंग्लिश की तरफ बहुत ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। तो पर उम्मीद है कि जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से हम नई नई कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, तो धीरे धीरे हिंदी में भी हमारे पास इतना साहित्य होगा अलग अलग तरीके का। तो अगर एक ये भी बिंदु है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो लिखा जाता है हिंदी में वो ज्यादातर सोशल ड्रामा है। अगर बहुत सारी किताबों का अगर हम नाम सोचे तो हमारे वो परिवेश के ऊपर आधारित किताबें ज्यादा होती हैं कि ये हो रहा है, या स्त्री प्रधान जो है वो साहित्य लिखा जा रहा है। पर अगर हम बाल विधा में बात करें, या आपने जिस तरह से कहा था फिक्शन है या हॉरर है, तो ये काम हिंदी में बहुत कम है। ये या तो बिल्कुल ही बहुत ही अलग तरीके का है, या एक क्लास हिंदी में बहुत कम ही तरीके के बाल विधा और ये सब चीजें हैं जिसके लिए फ्लाई ड्रीम्स काम कर रहा है। तो अगर मैं नाम लूं, अभी जैसे मैंने पढ़ी प्रांजल सर की है गांव वाला अंग्रेजी स्कूल, बहुत ही बेहतरीन किताब है। तो इस तरह की किताब एक एग्जाम्पल सेट करती है कि हिंदी में भी इस तरह की चीजें हैं कि आप पढ़िए, आप उसको मौका दीजिए और वो मेन स्ट्रीम में पहुंचे, और इनफैक्ट उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो और लोग इंग्लिश में उसको फिर पढ़े। और मैं मतलब जो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन, उसका जो टैगलाइन है वो बिल्कुल उसको अपने अपना 100% देके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा मैम, जो आप बुक्स लिखते हैं, तो एक एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, तो इससे बच्चों को क्या चीज सीखने के लिए मिलती है जो वो अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सके? थोड़ा इस बारे में भी आप प्रकाश डालिए ताकि सभी इस बात को समझ सकें। रियल लाइफ में तो ये चीजें जो होती हैं एक बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अच्छा नहीं ऐसा या ऐसा ही सीखेंगे। तो ये किताबें जो भंडार होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से परिस्थितियों के साथ डील कर सकते हैं, या किस तरह से हम विभिन्न तरह की परिस्थितियों में, अच्छा इस किताब में इस पात्र ने इस परिस्थिति में ये किया था। अब ऐसे कॉन्शियसली तो हम नहीं याद रखेंगे कि अच्छा नहीं हमें वो सीखा है हमने, लेकिन हमारे जहन में रहता है कि हमने वो पढ़ा है। तो जब हम विभिन्न तरीकों की किताबें पढ़ते हैं तो हम अपने आप को भी सक्षम बनाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है, हमारी सोच बढ़ रही है। तो अब अलग अलग तरीकों में हम क्या कर सकते हैं। तो अब अगर किसी बच्चे ने गोल्डन 5 पढ़ी तो उसके दिमाग में एक सेट होगा कि अच्छा विवान जो है उसको फुटबॉल बहुत पसंद है, या विवान जो कर्णव है उसको गणित बहुत पसंद है, वो बहुत जल्दी गणित को सॉल्व कर लेता है। तो उसको भी एक तरह से एक मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा ये पात्र ने तो इतने बड़े बड़े रहस्य सुलझाए हैं, या इस परिस्थिति में उसने इस तरह से इस गुत्थी को सुलझाया था। तो शायद वो भी उस तरह से आगे बढ़ सकता है, और एक जिज्ञासा बच्चों में बढ़ती है। और जैसे मैंने पहले कहा था, भाषा का ज्ञान बढ़ता है, नए शब्द वो लोग लेते हैं जिसको वो अपनी अभिव्यक्ति में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब हिंदी में छोटे होते हैं तो हमें पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, अनुच्छेद, और या फिर निबंध लिखने के लिए आता है। तो जब हमारी कल्पना शक्ति बढ़ेगी तो वो हमारे उन पेपर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं, पर एक ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसा पढ़ लेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। वो तो आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपका जो सोचने का नजरिया है, सोचने का तरीका है, वो बदलता जाता है। मैम, इसके बाद मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में गोल्डन 5 के अलावा भी आप किसी कोई बुक पे काम करना चाहते हैं जो आपके दिमाग में हो, या कोई कहानी हो, इस तरीके का कुछ एक क्वेश्चन दिमाग में? तो अभी तो फिलहाल गोल्ड 5 ही चल रही है, लेकिन हाँ काफी चीजें हैं जो दिमाग में हैं, और हो सकता है वो
भी कागजों पर जल्दी उतरे। तो एक जैसे मैंने आपको अभी उसका उदाहरण दिया था जयगढ़ के किले का, जहां पर हमेशा से अफवाहें रही हैं। इस तरह की और भी जगह हैं भारत में जहां पे इस तरह की अफवाहें हमेशा रही हैं कि वहां पे खजाना है। तो इस तरह की चीजें मुझे बहुत दिलचस्प लगती हैं, तो हो सकता है कुछ नई कहानी उन पर बन जी, जी, जाए। पर बिल्कुल ये बिल्कुल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। अभी चल रहे हैं, दिमाग में है, तो उम्मीद है कि शीघ्र ही कुछ नया भी और देखने को मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके की चीज़ें आते रहना चाहिए, नई-नई चीज़ें आते रहना चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज़ के प्रति अपना रुझान बढ़ाते रहें और उसे अपने साथ-साथ दूसरों तक के भी पहुँचाते रहें, ताकि दूसरे भी लोग उस चीज़ को पढ़ सकें, उस चीज़ से सीख सकें। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, हमें बहुत ज़रूरत है कि जी, हम कि और लोगों से जुड़ सकें, उन तक पहुँचा सकें, क्योंकि अच्छा-बुरा तो बाद में वो लगेगा, क्योंकि एक किताब है, हो सकता है किसी को वो किताब 5 में से 4 अच्छी लगी, या एक किसी और को हो सकता है 5 में से 2.5 अच्छी लगी, पर जी, दोनों जी, ने जी। ही कुछ नया कंटेंट पढ़ा, कुछ नया कंटेंट सीखा। तो ये नयापन जो है वो पहले आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ना। अगर वो किताब उसके हाथ तक ही नहीं पहुंची तो फिर वो जो लिखा है वो तो बिल्कुल, जीरो है। बिल्कुल, तो पहले बहुत बिल्कुल, जरूरी है बिल्कुल। नए लोग के साथ जुड़ना, कि लोग किताब उठाएं और पढ़ें। उसके जी, बाद देखें कि वो उस पे कि वो कितनी अच्छी लगी या कितनी नहीं, क्योंकि बिल्कुल, लेखक की भी एक प्रक्रिया है कि वो धीरे धीरे जब लिखता है तो हर एक नई किताब के साथ वो भी ग्रो कर रहा है। तो मौका दें, पढ़ें, और फिर बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। देखें कि वो कहाँ है, और फिर उसके बाद उसको समीक्षा दें ताकि वो और बेहतर कर सके। बिल्कुल, 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 बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। और मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पे ना ही लेखकों की कमी है, ना ही कहानियों की कमी है, ना ही टैलेंट की कमी है, बस कमी है तो जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो लेखकों को प्लेटफ़ॉर्म मतलब एक मंच प्रदान करता है, उनकी जो कि फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और सभी को जो है मौका दे रहा है अपनी-अपनी कहानियाँ सभी तक पहुँचाने का। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन की ओर से। और मैं बहुत-बहुत जो है आभारी हूँ क्राइम पब्लिकेशन का, जो वो हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी सुंदर-सुंदर कहानियाँ पहुँचा रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो बाल साहित्य में हो या वो हॉरर में हो या वो साइंस फिक्शन में हो, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है फ्लाइटिंग पब्लिकेशन का। जी। बिल्कुल। जो नेहा मैम है वो गोल्डन 5 के कारनामे की लेखिका हैं और गोल्डन 5 के 2 टाइटल्स हैं, एक पहला भाग है, एक दूसरा भाग है और इसकी कॉमिक्स भी अवेलेबल है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सभी फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन पे जाएँ और इतने सुंदर-सुंदर किताबों को जो है खरीदें, पढ़ें और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा भी दें। मैम मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे थैंक यू। इतने सारे जो सवाल थे उनके जवाब दिए, इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें हमसे शेयर करी और मैम आशा करता हूँ कि आपको भी ये जो एक्सपीरियंस रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि ये मेरा पहला लाइव का सेशन था, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं, और आप जितने पैशन के साथ फ्लाई ड्रीम्स के साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल, और मैम और आशा यहाँ करता पे हूँ कि आगे प्रांजल सर का मैसेज है, मैं उसका एक जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि जी, उन्होंने पहले भी लिखा था कि जी, गोल्डन 5 को पहाड़ों को भी सैर कराइए, शिमला मसूरी। तो प्रांजल सर पहली किताब में जो दूसरी कहानी है चमकता पत्थर का रहस्य, उसका आधार पहाड़ ही है, जिसमें बच्चे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जाते हैं, तो पहाड़ों का भी उन्होंने मजा लिया है, नदी किनारे बैठ के बातें की हैं। तो आप जी, उसे पढ़िए, उसमें आपको पहाड़ों का आनंद आएगा। जी, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस लाइव को अब हम एंड करते हैं।